लीजिए, सबसे पहले हम एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड सिखाते हैं आपको, फिर फिनॉल की। तो हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alcohols. Methods of preparation of alcohols. Methods of preparation of alcohols. बहुत ध्यान से आप लोगों को हर एक रिएक्शन आनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाइनल चैप्टर एंड करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, फिर हम आपको असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, दैट इज कन्वर्जन। वो तभी आएगा जब आपको एक एक रिएक्शन और जो हम बातें कह रहे हैं उसके साथ याद होगी। कन्वर्जन तो हर एक रिएक्शन बड़े अच्छे से आनी चाहिए, साथ में हम जो चीज़ कहें उसको नोट कर लेना है। कन्वर्जन में हम किसी एक ही मॉलिक्यूल से डिफरेंट प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे आपको, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है कैसे। लेकिन वो तभी होगा जब आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आएगा, चाहे वो केमिकल के प्रॉपर्टीज हो, चाहे प्रिपरेशन मेथड्स हो। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में सबसे पहले डालिए आप लोग फ्रॉम एक्वस KOH और NaOH। फ्रॉम एक्वस KOH और NaOH। फ्रॉम एक्वस KOH और NaOH। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, जहाँ हमने बहुत ध्यान से आपको बताया था कि जब एक्वस KOH से होगा तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहलिक KOH होगा तो बीटा एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा। है ध्यान, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में एक्वस KOH से क्या बना था? जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल लिखवाए थे, सबसे पहला एग्जाम्पल यही था। एक्वस KOH से बनता है एल्कोहल एंड एल्कोहलिक KOH से बनता है एल्कीन। ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे बनाना है आपको। कोई भी एल्किल हैलाइड लीजिए आप, जो आपको लेना है। अब ये जो X है इसको क्लोरीन रख सकते हो आप, ब्रोमीन रख सकते हो एंड आयोडीन। फ्लोरीन कभी मत रखना। कोई भी आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा रहे हैं इसको, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कन्वर्जन के हिसाब से हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए बताना जरूरी था। यहाँ इंडिकेट करना ही पड़ेगा आपको कि इट इज एक्वस। तो क्या निकल जाएगा? KX और बन क्या जाएगा? ROH। KS निकल जाएगा, KX KCl KBr KI। जो X आप यहाँ लोगे, R जो आप यहाँ लोगे, मैथिल लोगे तो मैथिल एल्कोहल बन जाएगा, एथिल तो एथिल एल्कोहल लेगा, जो भी आप लोगे वो बन जाएगा। नोट करिए रिएक्शन को। ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहे हैं, शुड बी KOH इन एक्वस मीडियम। तो किसी भी हेलो एल्केन को आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल में चला जाएगा। NaOH भी ले सकते हो आप, ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर आपके नॉलेज इन्हेंस करने के लिए एक चीज़ बता रहे हैं। क्या होता है, ये जो KOH होता है, अगर एल्कोहलिक हो गया तो फिर इसका क्या करा देगा? एलिमिनेशन, और क्या बन जाएगी? एल्कीन, है ना। अगर हम आपको 1 मिनट के लिए जल्दी से रिएक्शन समझा दें, वो रिएक्शन कैसे होती थी। अगर
एल्कोहलिक हो गया, तो फिर क्या होता था, बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से H2OH, तो H2O निकल जाएगा, यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से K, बचेगा क्या CH2, और इस साइड भी क्या बचेगा CH2, वैलेंसी कितनी कम हो रही 2। तो अगर एल्कोहलिक KOH होता है तो फिर क्या बनती है हमारी एल्कीन। नॉलेज के लिए एक बात बताएं, इस रिएक्शन का हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल। एक कंटेनर में रिएक्शन चल रही है, उसमें हमने हेलो एल्कीन्स प्लस एक्वस KOH डाल दिया, तो वहाँ पर रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन के साथ ही वहीं पर ये रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल बन रहा है। तो अब देखिए जब ये एल्कोहल बनने लगता है, वहीं बन रहा है उसी कंटेनर में, तो मीडियम कैसा होने लगा, एक्वस की वैल्यू अब कैसा होने लगा, एल्कोहलिक होने लगा ना, क्योंकि बन क्या रहा है एल्कोहल। और जैसे ही ये एल्कोहलिक मीडियम आएगा, ये KOH कैसा हो जाएगा एल्कोहलिक, और फिर यहाँ से बीटा एलिमिनेशन चालू हो जाएगा, तो हमारे एल्कोहल के साथ साथ क्या बनना चालू हो जाएंगी, एल्कीन। इसीलिए सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हो कि परेशान नहीं होना है, आप इससे कन्वर्जन करो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, हमारा ये मानना है। इसीलिए एक्वस KOH और एक्वस NOH से एल्कोहल को बनाना अच्छा नहीं माना जाता है, इट इज़ नॉट अ बेटर मेथड, पर हमें कन्वर्जन के लिए इस मेथड का यूज हम कर सकते हैं। जो हमने आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक कहानी हमें आपको बतानी थी, जिसमें आपकी नॉलेज अच्छी रहे, ठीक है। तो क्या यूज करें सर जो बेस्ट हो, तो देखिए इस रिएक्शन के लिए जो बेस्ट है वो है आपका मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट मतलब क्या प्रेजेंस होगा वहाँ, मॉइस्चर। अब हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को अगर सीधे AgOH लिख देते तो आप लोगों के दिमाग में आता, सर बोल रहे हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। हम जैसे ही बोलते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और लिख देते AgOH, तो तुरंत आपके दिमाग में आता सर ये मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, आप ऑक्साइड क्यों बोल रहे हो, ये तो मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। लेकिन हम लिखे क्या है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। देखिए तो होता क्या है यहाँ पर, एक्चुअली में सिल्वर ऑक्साइड का वाटर के साथ जो मिक्सचर होता है वही होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो ये तो है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इसको तो बोल सकते हैं मॉइस्ट, और यही बनता है आगे जाके AgOH। देखो कैसे बनता है, हम आपको समझाएं रिएक्शन। यहाँ पर Ag2, चलो रहने दो, यहीं से देखो, इसको HOH लिख लें, 2Ag, एक OA और एक HA, एक OH, दूसरा OH यहाँ पर पहले से है, तो क्या हो गया 2AgOH। तो ध्यान रखिए बेस्ट इस रिएक्शन के लिए क्या होता है, किसका यूज किया जाता है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। और अगर कोई मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बोलेगा तो कौन सा फॉर्मूला लिखना है AgOH का, जल्दी नोट करो इसको। आप कर किसी से भी सकते हैं, एक्वस KOH से भी कर सकते हैं, एक्वस NOH से भी कर सकते हैं, AgOH से भी कर सकते हैं, है ना। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्लास 12th के लेवल पे। लेकिन जब आप बड़े एग्जाम में जाओगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो वहाँ बारीक से बारीक चीज़ें भी होनी चाहिए, और हम जो ये चला रहे हैं वो इसी हिसाब से चला रहे हैं कि सभी बच्चों को कवर करें, 12th वाले को भी, नीट को भी, JEE को भी, सबको कवर करें। हालांकि जब हम बहुत सारे असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे तभी हमारी पकड़ आएगी, उसके पहले पकड़ तो आने नहीं वाली है। 12th लेवल की तो आ जाएगी, लेकिन नीट और JEE लेवल की नहीं आएगी। तो देखिए अब इसकी रिएक्शन करते हैं हम। देखिए ये RX
प्लस हमने क्या लिया, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ये है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल प्लस क्या निकल जाएगा, AgX। नोट करिए। कुछ रिएक्शंस करते हैं कन्वर्जन के फॉर्म में। एक क्वेश्चन आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आते रहते हैं ऐसे छोटे छोटे कन्वर्जन। बेंजील क्लोराइड से बनाने के लिए आ गया बेंजील एल्कोहल। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला अगर नहीं आते आपको तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक वीक पोर्शन माना जाएगा। ये फॉर्मूला आने चाहिए। बेंजील क्लोराइड टू बेंजील एल्कोहल। ये हमारे साथ कन्वर्जन आ गया। जब भी आपके सामने कन्वर्जन आए तो कोशिश किया करो सबसे पहले हमें किससे बनाने के लिए दिया गया है। अगर वन स्टेप में हो तो सबसे बेटर होता है किससे बनाने के लिए दिया गया है उसको लिख लो, और किसको बनाने के लिए दिया गया है उसको लिख लो। जानते हो ना आप लोग, दिस इज कॉल्ड बेंजील ग्रुप। नहीं जानते तो आज से जान लो। ये हमारा क्या कहलाता है, बेंजील। तो यहाँ बेंजील के साथ क्या जुड़ा है, क्लोराइड, तो ये बेंजील क्लोराइड। यहाँ बेंजील के साथ क्या जुड़ा है, OH, तो बेंजील एल्कोहल। अब हमें क्लोराइड को OH में ले जाना, तो आप चाहे जिससे रिएक्शन कर दो, चाहे AgOH से कर दो, चाहे KOH से कर दो, चाहे NaOH, किसी से भी कर दो तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। आ रही बात समझ में, जिससे आपको बेटर लगे तो बन जाएगा वहाँ पर। कर लीजिए फास्ट। तो हम बेंजील क्लोराइड, ये हो गया आपका बेंजील क्लोराइड, से हम चले गए बेंजील एल्कोहल में। ये हो गया आपका बेंजील एल्कोहल, जिससे भी आप रिएक्शन करना चाहें। ठीक है, तो हम AgOH से किसी से भी कर सकते हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम AgOH से कर दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर हो गया आपका प्लस AgCl। तो ये पहला कन्वर्जन था। अब आप लोग अपना दिमाग लगाना कोशिश करिएगा। दूसरा हम लिख रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन से आपको बनाना है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। टू क्लोरोप्रोपेन से आपको बनाना है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो देखो हमें किससे बनाना है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये लिए, ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। और इससे हमें किस पे जाना है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। यही होगा फॉर्मूला आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का। इज इट अ फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल? क्लियर दिख रहा है? 2 क्लोरोप्रोपेन से हमें आइसोप्रोपाइल एल्कोहल पे जाना है। किससे रिएक्शन करा दे, AgOH, एक्वस KOH और एक्वस NaOH। किसी से भी एक से आप रिएक्शन ही करा सकते हो। मान लीजिए अगर हमने इसको लेके कराया तो हमारा क्या निकल जाएगा,
AgCl। बाकी बैलेंस करना तो आपको आता ही है, कोई रिएक्शन में कोई दम ही नहीं था, बस समझ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लग जाएगी हमारे यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1, यहाँ 3, बैलेंस कर ले। देखिए ये तो सब बात की बातें हैं, पहले नंबर हमें रिएक्शन आ गई, तो ये सब तो अब हम 11th में सीख चुके हैं, बैलेंस वगैरह करना। ठीक है, देखिए इसका हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो नाम लिख ही रखा है। मान लीजिए 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 2 ऑल आ जाता, तो भी यही रिएक्शन होती ना, प्रोपेन फिर 2 पे क्या है, ऑल है। तो सभी नाम हमें आने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, अब इतनी एक्सरसाइज इसके लिए पर्याप्त है, और बाकी हम कन्वर्जन में आएंगे तब कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन से आते हैं। ये छोटी सी चीज़ें आप सीखते जाएं, लिंक से लिंक को कनेक्ट करते जाएं, फिर लास्ट में इन सभी चीज़ों का उपयोग करके हम मल्टीपल स्टेप्स वाले कन्वर्जन करेंगे। तो सिंगल स्टेप्स वाले कन्वर्जन हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगली जो 2 रिएक्शन हैं वो वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, कन्वर्जन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंस है, नॉलेज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है आपकी बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से अल्कोहल बनाना कई बार पूछा गया है, और इसकी मैकेनिज्म भी आई है कई बार, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखिए ध्यान से, पहले सबसे छोटी एल्कीन से कराते हैं। इससे छोटी एल्कीन तो हो ही नहीं सकती, मिनिमम एल्कीन जो होगी 2 कार्बन की होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हाइड्रेशन होना है तो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होना है हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ये हो गई हमारी एल्कीन। अब होगा क्या, ये जो वाटर है ये जनरेट करेगा हाइड्रोजन आयन इन हाइड्रोक्साइड आयन। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन आगे देखिएगा मजा इस रिएक्शन का। ये सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन आर इक्वल, ये तो सिमेट्रिकल है। तो मान लीजिए बॉन्ड आप किसी तरफ भी शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना, किसी भी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो हमने मान लीजिए बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव से आके लिंक हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये बन जाएगा हमारा एल्कोहल। अब इस रिएक्शन को हम ऐसे नहीं समझा रहे, फिर भी मैकेनिज्म के हिसाब से हम बता देते हैं फिर से। देखिए बॉन्ड यहाँ गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इससे आके लिंक हो जाएगा CH3, इससे आके तो OH, CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल हमारा बन रहा है। लेकिन इसको सिंपल तरीके से समझाते हैं हम, ऐसे में आप लोग बाद में चार्ज में फंस जाओगे। ठीक है, तो चार्ज में नहीं फंसना है हमें। देखिए सीधे ध्यान रखना है आपको, वाटर मतलब ये क्या रिलीज करेगा, HOH। तो ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी H जोड़ दो, कहीं भी OH जोड़ दो। तो हमने इस साइड H जोड़ा तो ये हो गया CH3, और इस साइड OH जोड़ा तो ये हो गया CH2OH। पक्का है कि यहाँ अगर आप डबल बॉन्ड लगाते हैं हम तो वैलेंसी घट जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी वैलेंसी, तो ये बॉन्ड तोड़ देंगे हम, और ये क्या बन गया आपका CH3 CH2OH, एथाइल एल्कोहल। लिखो इसको, तो हम इथीन से, इथीन या इसी का कॉमन नेम है इथाइलिन, इथीन से एथाइल एल्कोहल बना लिया हमने। अब मैकेनिज्म भी करेंगे हम।
लेकिन अब जो हम सेकंड लिख रहे हैं इसका, उसको थोड़े ध्यान से देखना है आपको। फिर से वाटर H2O, प्रेजेंसी रहेगी H2SO4 की। CH3 CH CH2। अब तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, इट इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यह एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन्स आर अनइक्वल। इस तरफ 2 हैं और इस तरफ 1 है। लीकेज जब भी वाटर करेगा तो वो डबल बॉन्ड के दोनों साइड ही करेगा। अब हमारे पास यहाँ कंडीशन ये आएगी, ये तो हमें पता है कि वाटर जनरेट करने वाला है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो हम अपनी मन की करें क्या, इस कार्बन पे H जोड़ दें, इस पे OH जोड़ दें। तो अगर हमने इस कार्बन पे H जोड़ा और इस पे OH जोड़ा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। यही होगा ना, CH3 CH2 CH2 OH, इस कार्बन पे। अगर हम उल्टा करें, इस पे OH जोड़ें और इस पे OH जोड़ें तो देखो क्या बन जाएगा, CCC। यही बनेगा प्रोपेन 2 ऑल। अगर हम यहाँ OH जोड़ें और यहाँ जोड़ें तो प्रोपेन 2 ऑल। तो हमारा राइट प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेन प्रोडक्ट क्या होगा सर इनमें से, अब वो डिपेंड कर रहा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर कैसे आके लिंक होगा। इसीलिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लगेगा MK रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। नेगेटिव पार्ट्स ऑफ अटैकिंग रीजेंट linked with the doubly or triply bonded carbon atoms containing lesser number of hydrogen atoms। तो जो अटैकिंग रीजन है उसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम की मॉलिक्यूल के उस कार्बन से जाके लिंक होगा जिससे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो OH नेगेटिव आगे कहाँ लिंक होगा, यहाँ पर। और H कहाँ आएगा, यहाँ पर। मतलब हमारा राइट प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल। बात समझ आ रही, नोट करिए। चलिए जी होगा, है ना, M के रूल लगाए यहाँ पर। इसको आप प्रोपीन बोल लें, प्रोप 1 इन बोल लें, 2 इन तो हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि इस साइड जाओगे तो इस साइड नंबरिंग। जो आपको बोल रहा हो, प्रोपीन बोल लें, प्रोप 1 इन बोल लें, प्रोपाइलिन बोल लें, है ना, प्रोपाइलिन बोल लें। तो हमारा ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन 2 ऑल। कॉमन नेम क्या होगा इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा अब, ठीक है। क्यों, अभी हम बताएंगे आगे क्यों ध्यान रखिएगा। इस रिएक्शन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो इस रिएक्शन का यूज करेंगे आप। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा था कुछ, ठीक है। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ी सी। पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। जो इसकी मैकेनिज्म बताई जाती है वो इथाइलिन में बताई जाती है ना, इथीन में। तो वही मैकेनिज्म हम करा रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है इसकी मैकेनिज्म कई बार। चलिए मैकेनिज्म कर रहे हैं। तो इसमें हमारा कैटलिस्ट कौन है,
H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा इसमें कैटलिस्ट है। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक है, मतलब ये कितने बार H आयन दे सकता है, 2 बार, है ना, 2 H आयन देता है ना ये। तो सबसे पहले ये H पॉजिटिव देगा और फिर क्या देगा, HSO4 1 नेगेटिव, यही देगा ना। H2SO4 डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव फिर HSO4 नेगेटिव, नोट करिए इसको। देखिए अब आगे देखिए यहाँ पर एल्कीन, और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ईथीन का, क्योंकि इसी में इसकी मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, या फिर आपको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की मैकेनिज्म पूछी जाए तो आपको यही वाली लिखनी है। ये है आपका, अटैक करने आएगा यहाँ से सबसे पहले H पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ पॉजिटिव। तो जैसे ही ये अटैक करने के लिए आएगा, इसके इन्फ्लुएंस के कारण ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हमें शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, रीजन क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, हम किसी भी तरफ शिफ्ट कर दे। लेकिन अगर हम इसकी मैकेनिज्म करते तो पक्का हम शिफ्ट हमें इसी तरफ करना पड़ता, सॉरी इस तरफ करना पड़ता। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ए बनेगा नेगेटिव और ए बनेगा पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव से आके क्या लिंक होगा, और कौन सा रूल लग जाएगा हमारा, मार्कोनी-कॉप्स रूल लग जाएगा। आ रही बात समझ में? लेकिन हमने पहले कह दिया था कि आपको इसमें नहीं फंसना है, मैकेनिज्म में जरूर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ नहीं फंसना है। यहाँ तो सीधे आपको एम के रूल लगा देना है और लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पे जाके लिंक कर देनी है हमें, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी भी तरफ ले जाओ। तो ये इस तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 पॉजिटिव, यही फॉर्म होगा। जी यहाँ से उठ के यहाँ गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव से आके क्या लिंक हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन, नोट करिए। देखिए क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रेशन। तो अब आएगा आपका वाटर का मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन पे अटैक करने। तो CH3 CH2 पॉजिटिव, और अब हाइड्रेशन होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर अब अटैक करने आएगा आपका वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर। कितने लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, 2, है ना। देखते चलिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर इसको देगा, तो यहाँ से उठ के ये यहाँ गया, तो एक लॉन पेयर से क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। लेकिन इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि इसने दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से, CH3 एज इट इज, CH2 वैसा का वैसा, ये लॉन पेयर से यहाँ पर आया ऑक्सीजन और लिंक हो गया, ये यहाँ से यहाँ। तो इसका नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के कारण गया, लेकिन इस पे स्वयं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे जी आ गया, इस पे पॉजिटिव, जी उठ के यहाँ आया। बाकी नीचे से एक हाइड्रोजन इस पे लिंक है, एक हाइड्रोजन जी लिंक कर दिया हमने, और एक हाइड्रोजन जी लिंक है, लीजिए ऐसे कर देते हैं, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक लॉन पेयर अभी भी बचा है, नोट करिए।
अच्छा, ये यहाँ CH3 है ना, यहाँ पर ही CH3 है। फिर मैकेनिज्म ख़त्म हो गई, मैकेनिज्म ख़त्म हो चुकी है। देखिए लास्ट एंड फाइनल स्टेप देखिए इसका डी क्या बना हमारा, CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लॉन पेयर बचा है और ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, यही बचा ना। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म ख़त्म। फर्स्ट स्टेप में क्या जनरेट हुआ था हमारा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, और H2SO4 यहाँ कैसा वर्क कर रहा था, कैटालिस्ट, मतलब ये रिएक्शंस को फ्लो कराएगा, रिएक्शन की रेट के लिए कुछ नहीं करेगा, रिएक्शन को फ्लो कराएगा। लेकिन कैटालिस्ट की एक खासियत होती है कि वो स्टार्टिंग में और लास्ट में उसका अमाउंट चेंज नहीं होता, जैसा गया था वैसे ही वापस निकल जाता है। तो देखिए अब क्या होने वाला है यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव ने अपना काम कर लिया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया, उस कार्बोकेटाइन से वाटर का मॉलिक्यूल आके लिंक हुआ, फिर अब HSO4 नेगेटिव आएगा अपना काम करने के लिए और रिएक्शन ख़त्म। देखिए ध्यान से, रिएक्शन ख़त्म हो चुकी है। देखो बाद में नोट करना, देखो चलो यहाँ पर ये बॉन्ड उठकर यहाँ गया, तो जैसे ही ये बॉन्ड उठकर यहाँ गया इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, और इस पर एक लॉन पेयर और आ जाएगा ना, और इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, क्या निकल गया, H2SO4 निकल गया, और बन क्या गया, CH3CH2OH, CH3CH2OH, यही होता है ना हमारा। और ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर होते हैं, 2, तो ये हमारा अल्कोहल बन चुका है यहाँ पर। CH3CH2OH एथाइल अल्कोहल, और एथेनॉल, ये थी हमारी मैकेनिज्म। हम फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं पूरी मैकेनिज्म को, और फिर आगे चलते हैं। In mechanism of formation of alcohol from alkene, in our first part, sulfuric acid get dissociate and form hydrogen ion and hydrogen sulfate ion. Now alkene react with hydrogen ion released by H2SO4 and form carbocation. रिएक्शन कैसे हुई है, जैसे ही आपका H पॉजिटिव आयन इसके पास अटैक करने का आएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी तो आप किसी भी तरफ शिफ्ट कर सकते थे, नहीं तो अनसिमेट्रिकल होती तो MK मार्कोनिकोव रूल्स का याद रखना पड़ता। तो यहाँ शिफ्ट हुआ, इस शिफ्ट के कारण ये हाइड्रोजन आके यहाँ पर लिंक हो गया, तो ये बन गया CH3, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो ये CH3 हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव का पॉजिटिव कार्बोकेटाइन। इन नेक्स्ट स्टेप, इन कार्बोकेटाइन वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक, कार्बोकेटाइन पे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करेगा, तो वाटर हमारा कैसा वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास क्या है, लॉन पेयर, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर, तो ये लॉन पेयर उठ के यहाँ गए, तो एक लॉन पेयर से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, और इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। इन फाइनल स्टेप HSO4 1 नेगेटिव react
विथ इंटरमीडिएट कंपाउंड और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विच इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, क्यों है अनस्टेबल है? क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो खड़े हुए हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। लेकिन चार्ज पॉजिटिव चार्ज फिर किस पे आना चाहिए था? कार्बन पे, लेकिन आ किस पे रहा है? ऑक्सीजन पे। तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप में HSO4 नेगेटिव आएगा और ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो एक और लॉन पेयर इस पे आ जाएगा और ये इतना बन गया हमारा CH3CH2OH, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा H2SO4। क्लियर है? चलिए, ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। तो 2 प्रिपरेशन मेथड बताई हमने अभी तक आपको। अब थर्ड वाली पे आते हैं। दिस वन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना? थर्ड वन, वाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। देखिए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें ध्यान क्या रखना है। देखिए, इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो होता है आपका डाइबोरेन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन? V2S6, डाइबोरेन। हीट अप्लाई की जाती है तो टूट जाता है और ये बन जाता है 2BH3। तो इसमें हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या होने वाला है? डाइबोरेन। लेकिन किस फॉर्म में आएगा वो? BH3 के फॉर्म में आएगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, BH3 जी है आपका। ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा और लिंक होना चाहेगा। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? बाई हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड के बीच में क्या रहने वाला है? कार्बन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन से नहीं करा रहे हम रिएक्शन, है सीधे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन से करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटी अनसिमेट्रिकल एल्कीन कितने कार्बन की हो सकती है? इससे कम की तो हो ही नहीं सकती, है ना? तो देखिए, ये हमने कराया यहाँ पर इसका रिएक्शन, सबसे छोटी एल्कीन। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बैलेंस कर लें। कितना हाइड्रोजन? 3, यहाँ 1 और यहाँ 2, है ना? ये है हमारी प्रोपीन या प्रोपाइलिन भी बोल सकते हो आप। प्रोप 1 ही नहीं होगी, प्रोप 2 तो हो ही नहीं सकती है। यहाँ आएगा तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो प्रेजेंसी रहेगी आपकी वो रहेगी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये होता है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये है आपका THF। बैलेंस कर लोगे H2H2H2H2, तो ये हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं, THF याद होना चाहिए। आप बड़े ध्यान से देखो, बहुत 1 मिनट के लिए बिल्कुल यहाँ देखो, यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स ही लेने हैं इसके, ठीक है? 3 ही मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अब ये बॉन्ड तोड़ दिया हमने। जैसे ही हमने ये बॉन्ड तोड़ा, इस हाइड्रोजन की भी एक वैलेंसी डिक्रीज हो गई
और इस वाले की भी हो गई। ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें यहाँ की कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हो गई, यहाँ की 3। तो देखो प्रत्येक मॉलिक्यूल से यहाँ पर क्या आके लिंक होगा, H। ध्यान रखना यहीं पर होगा, इस बात को ना भूल जाना, यहाँ ना कर देना, गलत हो जाएगी। प्रत्येक में तो 3 में 3 H आके लिंक हो जाएंगे तो बन जाएगा CH2 बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिख रहे हैं, CH3 CH2 CH2। देखो ध्यान से, CH3 जे वाला हाइड्रोजन यहाँ के लिंक हुआ एक में तो एक CH2, दूसरे वाले में लिंक किया है तो दूसरा भी CH2, तीसरे में आया तो तीसरा भी CH2। ठीक है, ऐसे कितने बने, 3। अभी लिखना नहीं, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, 3 बने हैं। जैसे ही ये 3 बने, अभी यहाँ का कार्बन तो अनवैलेंस है और इस बोरोन की वैलेंसी भी कितनी कम गई है, 3। तो इनसे आके लिंक हो जाएगा, ए बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स। अभी अल्कोहल नहीं बनाएंगे तो इतना टिपिकल फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, आपको समझाने के लिए लिखा है हमने। तो देखिए इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, CH3 CH2 1 2 3। तो CH3 CH2 के कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, और ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल किससे आके लिंक हो गए थे, बोरोन से। नोट करो इसको। कहीं भी दिक्कत हो तो बताओ। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो आपको नॉलेज सब होनी चाहिए। इज इट पॉसिबल, कैन बी रिटन BH3 in terms of half B2S6 half B2S? हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों में से, लेकिन ऐसा लिख देते तो हम आपको रिएक्शन नहीं समझा पाते। तो कोई भी आप एक फॉर्म इसका यूज कर सकते हो जो आपको करना हो। सर आप बना रहे हो एल्कोहल्स और ये आपने क्या बना दिया यहाँ पर, ट्राईप्रोपिल ब्रोमीन बना दिया आपने। देखो अब नेक्स्ट स्टेप देखो, और एल्कोहल बन गया आपका। अब यहाँ पर रिएक्ट करने आएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड और प्रेजेंसी रहेगी बेसिक मीडियम की। ध्यान रखिएगा, वो बेस आप NaOH ले लो, KOH ले लो, जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हो। ठीक है, बेसिक मीडियम की रहेगी। H2O2 आ गया, जानते हो इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट एज एन माइल्ड एंटीसेप्टिक, एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। अगर इसका बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन से आप वुंड्स वगैरह, घाव वगैरह को साफ करते हो तो ये काम कर जाता है आपका। ठीक है ना। दूसरा इसका बहुत बढ़िया उपयोग है, ये लिक्विड्स को स्पॉइलेज से बताता है, सड़ने से बचाता है आपका, है ना। जैसे अभी हमने सैनिटाइजर बनाया था घर में, बहुत सारा बनाया था, हमने इसी से दे रखा है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन ये सिर्फ 3% वॉल्यूम है। तो हमने जो सैनिटाइजर बनाया लगभग काफ़ी बनाया था हमने, 1-2 लीटर, 1.5-2 महीने हो गए, वो अभी तक नहीं सड़ा और बढ़िया वर्क करता है ना। और ये है आपका रबिंग एल्कोहल। रबिंग एल्कोहल पता है किसको बोलते हैं, जिससे हम हाथों को रब करते हैं, साफ करते हैं, इसे कॉल्ड रबिंग एल्कोहल। और सब या तो आप एथाइल एल्कोहल को यूज कर सकते हो या फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को, बेस्ट ये माना गया है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और हम बता दें, अगर आप इतना ही 500 ml एथाइल, 500 नहीं 250 ml होगा ये अराउंड, 200 ml अगर आप
एथाइल एल्कोहल लेते, प्योर एथाइल एल्कोहल, तो वो कम से कम 450-500 का आता, और ये आया है 100 रुपये का, 90 रुपीज़ का आया है आपका। देखो जो WHO द्वारा रिकमेंडेड है, जो इसका होना चाहिए कंसंट्रेशन मस्ट भी 70% होना चाहिए। तो देखिए 75% बाई वॉल्यूम दिए हुए हैं, तभी ये कोरोना वायरस को कर सकता है। इसके अलावा हम बताएं, अगर आपको एक छोटा सैनिटाइज़र बनाना है, पर वो कोरोना वायरस को ख़त्म नहीं करेगा। आप जैसे आगे जाके भविष्य में मार्केट से मत खरीदना सैनिटाइज़र वगैरह, आप एक ऐसा सैनिटाइज़र बनाना चाहते हैं जो आपके हाथ के जम्स वगैरह किल कर दें, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोना है, तो वैसे 1-2 चम्मच डिटॉल में, 1-2 चम्मच पानी में डिटॉल डाल दो, और ये बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है। देखो इसके पीछे साफ साफ लिखा है कि ये एपिडेमिक में भी वर्क करता है। एपिडेमिक मतलब महामारी जो अभी फैली हुई है, ठीक है ना। उसको पैंडेमिक क्यों कहा गया है? हाँ, ग्लोबली है। देखो पैंडेमिक का एक तो ये जो आपकी अदिति बता रही है, दूसरा पैंडेमिक का एक और रीज़न होता है जिसके प्रति अभी इम्यून डेवलप नहीं हुआ है, इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप नहीं हुआ है। कोरोना वायरस के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ क्या? नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बच जरूर जाते हैं, उसको भी इलाज करना पड़ता है। तो ये देखो किस किस जगह पर आता है। फर्स्ट एड के रूप में भी यूज कर सकते हो, सेविंग के रूप में कर सकते हो, अदर पर्सनल यूजेज में भी कर, सर्जिकल मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको भी इससे कर सकते हो आप, और एपिडेमिक में भी ये काम आता है। तो आप 250 ml पानी में 203 ml इसको डाल के आपका एक सिंपल सा सैनिटाइज़र बन जाएगा, जिसको आप खाने के पहले यूज कर सकते हो अगर कहीं बाहर जाते हैं। बाकी हाथ धोने से अच्छा तो कुछ नहीं होता। इसके अलावा फिटकरी, ये भी एक बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक है, वेरी गुड एंटीसेप्टिक। देखा होगा जिसको कट लग जाता है वो क्या लगाता है? फिटकरी लगाता है, ब्लीडिंग को भी रोकती है, और ये भी एक एंटीसेप्टिक है। आप चाहो तो थोड़ी सी फिटकरी भी डिटॉल के साथ डाल सकते हो, बढ़िया है। और अगर आपको अपने घर में सैनिटाइज़र बनाना है तो आप 100 रुपये का ले आओ, 2-3 चम्मच डिटॉल, थोड़ी सी फिटकरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दोगे 70%, ये बहुत सस्ता आता है, 20 रुपये का आता है, और आपका बढ़िया सैनिटाइज़र बन जाएगा। आप भी यूज कर सकते हो उसको। जैसे आप लोग जब जाते हो तो हम यहाँ पर स्प्रे कर देते हैं उसको, जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, या कोई हमारे यहाँ पर बैठने आता है तो भी स्प्रे कर देते हैं। कहाँ पहुँच गए थे हम? यहाँ से वहाँ पहुँच गए, चलो आ जाओ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से पहुँच गए थे वहाँ पर, अब आया ध्यान में। देखिए तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा अब रिएक्ट करने के लिए। देखो यहाँ ध्यान से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम ऐसा लिख दें H2O2, या चलो ऐसा लिख देते हैं जैसा वो होता है, ऐसे ही तो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, HOOH। पेरोक्साइड बॉन्ड पाया जाता है ना इसमें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ही तो हमारा क्या कहलाता है? पेरोक्साइड बॉन्ड। देखिए यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, ध्यान देखिएगा यहाँ पर 3। तो हमारे पास 3 क्या है? HOOH, क्लियर है। तो अब देखिए 3 मॉलिक्यूल्स इसकी, 3 CH3 CH2 CH2 और 3 OH वहाँ से उठा लूँ, 3 CH3 CH2 CH2 और 3 OH आ गए, यहाँ पर बन गया हमारा एल्कोहल। लेकिन ये देखो ये कौन सा एल्कोहल बना है? नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, या इसी का हम दूसरा नाम लिखें तो क्या है? प्रोपेन 1-ऑल, यही बना है प्रोपेन 1-ऑल। अब आप लोग अभी थोड़ा ध्यान दे, अभी और कुछ भी निकलेगा वो निकाल देते हैं हम। आप लोग एक चीज़ देखिए, थोड़ी देर पहले ही हमने जब एल्कीन ली थी, प्रोपीन ली थी, और जब H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी तो क्या बना था? प्रोपेन 2-ऑल बना था। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पकड़ने के लिए, कि अगर प्रोपेन 2-ऑल बनाना है हमें तो हम इसके पहले वाली रिएक्शन करेंगे, और अगर हमें प्रोपेन 1-ऑल बनाना है तो इस वाली रिएक्शन करेंगे। और सिंपल कर देते हैं इसको, अभी
बताओ यहाँ कौन सा रूल लगा हुआ है? यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, छोड़ दो सबको। OH आके कहाँ लिंक हुआ है? इस वाले पे आके लिंक हुआ, तो नेगेटिव पार्ट उस पे लिंक हुआ है आके जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये कौन सा रूल हो गया? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये रूल लगता किसकी प्रेजेंस में है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। बताया था हमको, तो पेरोक्साइड प्रेजेंस है। चलिए ये तो हो गया। बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल रहा है? देखो 3 HO तो चले गए, 3 OH बचे हुए हैं। तो देखिए क्या निकलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। कहाँ लिखे? देखिए इनके नाम बाद में लिखने के लिए बाई प्रोडक्ट लिखते हैं। देखिए 3 H बचे हैं, 3 O बचे हैं, H3O3। 3 H बचे हुए हैं, 3 O बचे हैं, H3O3। और एक क्या बचा हुआ है? क्या है इसको जानते हो ना? बोरिक एसिड। चलिए अब नोट कर लीजिए। सब नाम लिख लेना जितने आते हैं। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आती है तो आपको ये पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का फॉर्मूला अगर आपको नॉलेज के लिए जानना है तो आपका ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अच्छा ओपन करके बनाना है तो ऐसे बना दो। लेकिन कन्वर्जन के फॉर्म में आएंगे तो फिर आपको इतनी बड़ी रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन के फॉर्म में आएगी तो कितनी लिखने की ज़रूरत है वो हम बताते हैं। दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके बता देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों ही रिएक्शन अच्छे से याद रखनी है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। अब देखो पहले नंबर तो अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाँ कर लो चलो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आती है तो फिर ये पूरी लिखनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कन्वर्जन के फॉर्म में आए तो देखो कैसा लिखना है। एक क्वेश्चन से समझाते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रोपीन दिया गया है, इस प्रोपीन को आपको ले जाना है प्रोपेन 1 ऑल में एंड प्रोपेन 2 ऑल में। नोट करो, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोपीन, अच्छा प्रोपीन का मतलब सीधे सीधे क्या है? नॉर्मल प्रोपीन, और कोई प्रोपीन हो ही नहीं सकती है। आप कैसे प्रोपीन बना सकते हो? इसके अलावा और कोई प्रोपीन बन ही सकती। यहाँ से लगा दो जाए, यहाँ से, तो किसी ने अगर प्रोपीन बोल दिया तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, और कोई प्रोपीन बन ही नहीं सकती। इसका सीधे से मतलब है प्रोप 1E ना। अब अपने दिमाग को फास्ट करना चालू कर दो, शार्प माइंड, शार्प शुड बी शार्प। और कोई इन हो ही नहीं सकती भैया, 2 इन हो ही नहीं सकती प्रोपीन में, है ना। 3 कार्बन है, जिस साइड से डबल बॉन्ड आएगा वहीं पर। तो प्रोपीन से प्रोप 1 ऑल और प्रोप 2 ऑल बनाने के लिए हमसे कहा हो गया है। तो देखिए बना देते हैं हम प्रोपीन से प्रोप 1 ऑल एंड प्रोप 2 ऑल। देखिए सबसे पहले ये है हमारी प्रोपीन, और हमारे एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि प्रोपीन को आप चाहे यहाँ लगाओगे डबल बॉन्ड तो भी वो 1 ही होना है, यहाँ लगाओ तब भी वो 1 ही नहीं होना है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी और यहाँ से आएगा। तो दोनों नंबर जो दोगे, जैसे इसको 1 दिया है छोटा, तो छोटा वाला नंबर कहलाएगा। यहाँ पर H
और यहाँ पर 2। अब हमारे पास क्या है, हम इससे कहा गया प्रोपीन से 1 पे ऑल पे जाओ। तो अगर प्रोपीन से 1 के ऑल पे जाना मतलब हम एंटी मार्कोनी कॉर्प को फॉलो करने वाले हैं। नेगेटिव पार्ट वहाँ लिंक करने वाले हैं जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। और अगर हम तो कहते हैं कि प्रोपीन से 2 ऑल पे जाओ, मतलब हम कहाँ जाने वाले हैं, मार्कोनी कॉर्प रूल। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको अपने ध्यान में रखना है कि ये है डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के इस हाइड्रोजन पे अगर OH लिंक करेंगे तो प्रोपीन 2 ऑल आएगा, प्रोपेन 2 ऑल आएगा। कितने देर पहले हुआ बल? चलो ठीक, कोई बात नहीं, स्किप कर देंगे उसको। देखो यहाँ पर तो प्रोपीन से अगर हमें 2 ऑल पे जाना है तो हमें अपने माइंड पे ध्यान रखना है कि 2 ऑल पे जाना मतलब हमें वहाँ पर नेगेटिव पार्ट लिंक करना है जहाँ हाइड्रोजन कम हो, तब ये 2 ऑल पे जाएगा। कौन सा रूल? एम के रूल। और अगर हमें 1 ऑल पे जाना है मतलब वहाँ लिंक करना है हमें जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। कौन सा रूल? एम के रूल। तो हमने जब यहाँ लिंक किया तो OH नेगेटिव आके यहाँ पर लिंक हुआ, ये बन गया हमारा प्रोपेन 2 ऑल। और इस केस में OH कहाँ पर आके लिंक होगा? यहाँ पर। और H कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये बन जाएगा C और ये OH। बाकी सब तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, हम हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हो गया हमारा, नोट करिए। CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH2। प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल पे गए, हम प्रोपेन 2 ऑल पे गए। जब भी कन्वर्जन के फॉर्म में आए तो आप डायरेक्ट करिए रिएक्शन, लेकिन जब रिएक्शन आए तो वह पूरी करनी पड़ती है, ध्यान रखिए। तो प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल पे जाएंगे कि 2 ऑल पे जाएंगे, ये डिसाइड करेगा कि हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करते हैं तो हमारा एन के रूल लगता है, और अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे एम के रूल लगता है। जब एम के रूल लगाएंगे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से आके लिंक होगा विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो OH यहाँ आके लिंक होगा, H यहाँ आके लिंक होगा, प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। लेकिन जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर हमारा एंटी मार्कोनी कॉर्प रूल लगेगा। हम सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मान ले रहे हैं, हालांकि हमें पता है कि ये H और OH कहाँ से आते हैं, H2O2 से आते हैं सब, ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए, जिससे हमारी रिएक्शन गलत नहीं होगी। तो OH नेगेटिव वहाँ लिंक होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, डबली और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के बिटवीन के। तो OH यहाँ और E यहाँ पर। नाम लिखिए प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ये पहला कन्वर्जन था। एक और करके दिखाइए, चलिए फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ब्यूटीन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो अगर हमने ब्यूटीन लिख दिया, इसका मतलब क्या है? देखिए ये है हमारा ब्यूट, और ये ब्यूट 1 वाला भी हो सकता है, ब्यूट 1 देखो नहीं, इसको समझो पहले। ब्यूट 1 भी हो सकता है, ब्यूट 2 भी, लेकिन प्रोप 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि हम यहाँ लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, यहाँ लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी। लेकिन ब्यूट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम में उसने कुछ नहीं बोला ब्यूट 1 ना 2, सीधे ब्यूटीन बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है, जब भी न पोजीशन नहीं बताई गई है वो 1 पे ही है, तो इसका सीधा सा मतलब है उसने हमसे क्या कहा लिखने के लिए, ब्यूट 1 ही लिखने के लिए कहा गया है।
ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो एग्जाम में परेशान करती हैं। तो आपको ब्यूट 1 से जाना है, ब्यूट 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल एंड 2 ऑल। जल्दी से रिएक्शन करके दिखाइए। ये आपके ब्यूटीन से आपको बनाना है ब्यूट 1 ऑल एंड ब्यूट 2 ऑल। अब आपके एग्जाम में अगर दोनों आते हैं तो दोनों कर देना, कोई एक आता है तो एक कर देना। लेकिन रीजेंट रिमेंबर रखना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और बता देना जरूर कि कहाँ एम के रूल लगाया है, कहाँ पर आपने ए एम के रूल लगाया है। वेयर मार्कोनी कॉप्स आर गोइंग टू फॉलो एंड विच रिएक्शन एंटी मार्कोनी कॉप रूल्स आर फॉलो। रिएक्शन जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ध्यान रखना रीजेंट के हिसाब से मार्कोनी और एंटी मार्कोनी को रूल लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इस वाले रीजेंट में मार्कोनी को लगा दो, इस वाले में एंटी मार्कोनी, ऐसा न कर देना, गलती मत कर देना। नाम लिखें, ब्यूटेन 2 ऑल। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता कि ब्यूटीन से या ब्यूट 1 इन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाओ इन 2 डिग्री एल्कोहल बताओ, तो भी बना देते हम। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का, क्योंकि जिस कार्बन से OH लिंक हुआ है उसकी डिग्री क्या है? 2। और जिससे आपकी इसमें जा रही है वो 1 डिग्री। सारी बात समझे, नोट करो। सभी ने रिएक्शन सही की है। अभी हम देख रहे हैं, पहले समझा दिए एक बार। देखिए, हमें ये मिला ब्यूटीन। जब हमें पोजीशन नहीं बताई गई इनकी तो ऑटोमेटिक कंसीडर की जाती है, सेल्फ कंसीडर 1 की जाती है। तो लिंकेज तो ये पक्का है कि डब्ल्यू और ट्रिपली बॉन्डेड पे ही होगी और किसी पे नहीं होगी। तो ये डब्ली बॉन्डेड कार्बन हमें यहाँ मिले। अब हमारे पास कंडीशन ये थी कि जब उसने ब्यूटेन 2 ऑल बोला तो मतलब हमें OH यहाँ लगाना है। अच्छा, जिस कार्बन पे हम OH लगा रहे हैं उस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, तो इस रूल को बोलते हैं मार्कोनी कॉफ रूल। तो जब हमें OH यहाँ पर लगाना है, मतलब ब्यूटेन 2 ऑल चाहिए, तो OH यहाँ लिंक होगा तो H यहाँ लिंक हो जाएगा। तो हमें याद रखना है मार्कोनी कॉफ रूल। प्रेजेंसी रखेंगे कैटलिस्ट के रूप में H2SO4। लेकिन सेकेंड कन्वर्जन में वो ये कह रहा है कि आप 1 ऑल बनाओ, मतलब डबल बॉन्ड के इस साइड OH लगाने के लिए कह रहा है, तो इस साइड हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जब इस साइड लगा रहे हैं तो हमने चेक कर लिया कि अरे ये तो मार्कोनी कॉफ के रूल से जस्ट अपोजिट रूल है, तो ये हो गया आपका एंटी मार्कोनी कॉफ। इस समय आपको रीजेंट जरूर याद रखना है, डाइवोरेन
टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ OH लग जाएगा और आपका ऑल बन जाएगा। सिंपलिसिटी के लिए कि ये रिएक्शन हमारी गलत नहीं हो, हम अपने अंदर कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, तो OH इस वाले पे लिंक हो जाएगा और H इस वाले पे बन जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एक रिएक्शन सॉल्व कराते हैं आपको, फिर आगे। ठीक है, और कल से बढ़िया एक थॉट रेडी करके आना, अच्छा थॉट। हम आप लोगों का 2-3 थॉट सुनेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। चलिए रेडी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ से? लास्ट डे हमने कुछ मेथड्स पढ़ी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, बहुत ध्यान से रखना। उसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उसमें जो एल्कोहल बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है? एम के रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल। और जो सेकंड मेथड थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें किसके अकॉर्डिंग बनता था? एंटी मार्कोनी-कॉप रूल। ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, सेपरेटली भी पूछी गई, कन्वर्जन भी। अब आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेशल मेथड्स। तो देखिए सबसे पहले एडिंग होगी हमारी कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग। जब आपको किसी कंपाउंड्स के आगे वर्ड लगे मिल जाए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, तो इसका सीधा सा मतलब है वो चीज़ कैसे फॉर्म की जा रही है? इन लार्ज अमाउंट, इन ह्यूज अमाउंट, बड़े स्तर पे जब बनाई जाती है तो उसको कहते हैं कमर्शियल। और लेबोरेटरी प्रिपरेशन का सीधा सा मतलब है या तो उसे टेस्टिंग के पर्पस से बनाया जा रहा है, या उस रिएक्शन का एनालिसिस किया जा रहा है कि वो हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर किसी चीज़ को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में बना जा रहा है, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद ही किसी चीज़ को कमर्शियल पे ले जाते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल के कुछ और नाम हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट भी कहते हैं इसको। ये नाम ऐसे आया कि एंशियंट टाइम में जो आदिवासी लोग थे, या हम कहें जब टेक्नोलॉजी का टाइम में आ गया, वहाँ भी वुड के, कास्ट के, लकड़ी के डेस्ट्रक्टिव मतलब लकड़ी को काट दिया पूरा, फिर उसकी बिल्कुल लुगदी टाइप की बना दी, और फिर उस प्रोसेस के द्वारा वुड से मिथाइल एल्कोहल निकाला जाता था। डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है उसको। कुछ समय तक आपके कोर्स में भी थी, लेकिन अब उसकी इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है। तो डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड से आता था, इसीलिए इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। आपको मिथाइल एल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका IUPAC नेम क्या है? मेथेनॉल। जे इसके IUPAC नेम हो गए। तो ये 3 नाम आपको आना ही चाहिए। प्रिपरेशन मेथड देखें इसकी सबसे पहली। एक ही इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड आपको ध्यान रखनी है, फ्रॉम वाटर गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस से मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन। तो आपके एग्जाम में सीधा आता है कन्फर्म मेथिल एल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस, वाटर गैस से मिथाइल एल्कोहल।
तो सबसे पहले तो हमें वाटर गैस प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो रेड हॉट कोक इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। रेड हॉट कोक पे आपको वाटर वेपर के फॉर्म में पास करनी है, कॉल्ड स्टीम। वाटर वेपर मीन्स स्टीम। टेम्परेचर आप यहाँ का रिमेंबर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वेरी हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर। नहीं रखना चाहते आप रिमेंबर तो कुछ नहीं है, आप हाई टेम्परेचर से लिख सकते हो, इससे काम आपका चल जाएगा। और जब आप इस पे पास करोगे तो ऐसे ही बता दे रहे हैं हम आपको, इस O को यहाँ रख दो, तो ये CO+H2 ये क्या है हमारी वाटर गैस। अब क्या करना है आपको, वाटर गैस पे CO+H2 वाटर गैस पे हाइड्रोजन गैस पास करनी है, H2 पास करनी है। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कैटालिस्ट के रूप में मेटल ऑक्साइड होंगे। आप सिर्फ मेटल ऑक्साइड लिख सकते हो यहाँ पर, उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप इनमें से कोई एक आध फॉर्मूला भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिंक का ऑक्साइड ले सकते हो आप, कॉपर का ऑक्साइड ले सकते हो, क्रोमियम का ऑक्साइड ले सकते हो, कोई एक एनीवन, एक से काम हमारा चल जाएगा। या फिर आप सीधे सीधे मेटल ऑक्साइड लिख दो, हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आप 300 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, 400 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, रेंज लगा सकते हो 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस की, है ना। और रेंज भी नहीं लगानी तो आप सिर्फ टेम्परेचर बेस लिख सकते हो, उससे काम हो जाएगा। प्रेशर जो यहाँ होता है 200 ATM से 300 के बीच में होता है, लेकिन मोस्टली 200 ATM ही होता है, इसलिए हमने इसको ये लिखा हुआ है। क्या हमारे पास यहाँ पर इतना मटेरियल है जो मैथिल एल्कोहल में चला जाए? हमें चाहिए मैथिल एल्कोहल के लिए 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सीधे सीधे हमारा क्या बन जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल, चलो इतना ही ठीक है, बाकी रहने दो। मिथाइल एल्कोहल। क्लियर? क्लियर अदिति? मेथड क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे चलें। चलिए, हेडिंग बनाइए। एक ही मेथड है इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन की, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। वाई फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हिंदी में बोलते हैं किण्वन। फर्मेंटेशन की हिंदी बोलते हैं किण्वन। अब पहले नंबर, इन नाम कहाँ से आया फर्मेंटेशन? साधारण रूप में लोग समझते हैं कि जो ग्रेन्स होते हैं उनको सड़ाना, गलाना, वही फर्मेंटेशन कहलाता है। आप लोग जानते होंगे, जैसे बहुत सारे ग्रेन हो गए, ग्रेप्स हो गए, मऊगा एक नॉर्मल है आपका, उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं, तो उससे क्या बनता है आपका? वाइन तो बनती है, लिकर ड्रिंक बनती है आपकी। तो अधिकतर लोग समझते हैं कि सड़ाने गलाने की प्रोसेस फर्मेंटेशन है। ठीक है,
गलत नहीं है, मान सकते हो आप, नॉलेज के हिसाब से सही है। लेकिन फर्मेंट का मतलब क्या होता है इसमें? देखिए इस प्रोसेस में जो क्या होगा, CO2 गैस फर्मेंट होती है, एफरवेसेंस के साथ निकलती है, बुदबुदाहट के साथ निकलती है। क्योंकि फर्मेंट होती है, एफरवेसेंस होती है CO2 गैस, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ही ये बनेगा तो आपको लगेगा यार पूरी और बुदबुदाहट सी दिखेगी आपको, बिल्कुल बहुत तेज़ निकलती है, छोटे छोटे बहुत सुंदर गोले दिखेंगे ऐसे छोटे छोटे CO2 गैस के निकलते हुए ऐसे लिक्विड में अलग बिल्कुल, पर ऐसे ही निकलते बहुत स्पीड से भर, बिल्कुल इस प्रकार से निकलते। हम आपको बताते हैं कैसे निकलते हैं। कभी आपने स्प्राइट वगैरह कोई किसी ड्रिंक को गिलास में डाला हो तो जिस उस समय जो निकलती है वो ही है फर्मेंट। तो क्योंकि इस प्रोसेस में CO2 गैस फर्मेंट होती है इसलिए इसका नाम आया है फर्मेंटेशन। ये है इसके नाम की उत्पत्ति का कारण। ठीक है, नॉलेज के लिए बताया हमने फर्मेंटेशन क्यों नाम आया इसका। बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से हम कैसे एथाइल अल्कोहल बनाएं? तो पहले नंबर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जब आप सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ लेते हो तब प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। हम इसमें कितने बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने वाले हैं? हम इसमें तोड़ने वाले हैं स्टार्च को। अब स्टार्च सर कितना बड़ा मॉलिक्यूल है आप बता सकते हो? भैया इतना बड़ा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर्स लगे होते हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल। इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को हम कहाँ ले जाएंगे? एक छोटे से मॉलिक्यूल्स में जो हमारा पर्पस है इथाइल अल्कोहल। तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपलर वंस में ले जाना इट्स कॉल्ड फर्मेंटेशन। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएंगे, इसके लिए एंजाइम लगेंगे। एंजाइम, कभी भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी वहाँ एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। एंजाइम का स्रोत या तो खमीर, ईस्ट बोलते हैं उसे हम, ईस्ट हो सकते हैं, या फिर अंकुरित अनाज, जर्मिनेटेड बार्ली, अंकुरित जौ, वो हो सकते हैं आपके। इतने बड़े से भी आप यहाँ जा सकते हो और इससे भी जा सकते हो, सुक्रोज से भी बना सकते हो आप, C12H22O11, सुक्रोज से भी आप इथाइल अल्कोहल बना सकते हो। तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपलर वंस में ले जाना इट्स कॉल्ड फर्मेंटेशन। लिखिए द process of breaking down large molecules into simpler ones, छोटे छोटे में सिंपलर वंस। लेकिन ध्यान रखिएगा एंजाइम मस्ट बी प्रेजेंट। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन इन द प्रेजेंसी of enzyme is called fermentation, हाँ सुक्रोज का खाते हैं, हाँ स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, स्वीटनर हाँ। कौन? स्टार्च नेचुरल है और सुक्रोज भी नेचुरल ही है। सुक्रोज कहाँ से आता है? केन शुगर से, लेकिन उससे बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई जाती है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के नाम बताएं हम तो उसमें सबसे ऊपर आती है आपके सैकरिन, ये है आपकी आर्टिफिशियल स्वीटनर, फर्स्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल है आपकी है। इसके अलावा सुक्रोलेज,
वो सुक्रोज से ही बनती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सुक्रोज जो है वो नेचुरल स्वीटनर है। सुक्रोज को अगर हम सोर्स बोल दें, सुक्रोज को ही अगर दूसरा नाम बोल दें तो इसको क्या बोलते हैं, केन शुगर, क्योंकि मिलती किससे है, शुगर केन से। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर। तो ये कि स्वीटनर है आपका, नेचुरल स्वीटनर है, लेकिन इससे आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाया जा सकता है, सुक्रेलोज बोलते हैं इसको। इसके अलावा एलिटेम बहुत ही खतरनाक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसकी स्वीटनिंग स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। इससे आपके सुक्रोज से अगर हम एक रैंडम डेटा बता दें, 2000 टाइम्स मोर स्वीट देन कंपेयर टू सुक्रोज, इससे 2000। तो इसकी स्वीटनिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है एलिटेम। इसमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, आएंगे जब केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ में आएंगे। अभी यहाँ पे चलते हैं। इट्स कॉल्ड फर्मेंटेशन, इट्स कॉल्ड फर्मेंटेशन। देखिए, ऐसी विधि, ऐसी क्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसमें छोटा छोटा किया जाता है, ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, कैन बी स्टार्च, सुक्रोज, माल्टोज, इनटू छोटे छोटे में सिंपलर वंस इन द प्रेजेंसी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा कि सर सुक्रोज के सोर्स क्या हैं, सुक्रोज कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो हम आपको एक चीज़ बता दें, बहुत इम्पोर्टेंट बात, प्योर सुक्रोज से इथाइल अल्कोहल नहीं बनाया जाता है, वो तो ईटिंग के पर्पज़ से यूज की जाती है। केन शुगर से जो सुक्रोज बनाते हैं हम, शुगर केन से हम जो केन शुगर बनाते हैं, जो सुक्रोज हम बनाते हैं, जो कि एक स्वीटनर है आपका, तो जो प्योर आता है वो तो ईटिंग पर्पज़ से या फिर दूसरे पर्पज़ से उसको ले लिया जाता है आपके। लेकिन जब आप इस सुक्रोज को निकाल लेते हो, सुक्रोज को निकाल लेते हो, तो यहाँ पर एक डार्क, ब्लैक और ब्राउन कलर का एक गाढ़ा सिरप बनता है, जिसमें सुक्रोज निकालने के बाद भी अभी 40% शुगर बची हुई है, लेकिन अब उससे सुक्रोज को निकाल पाना संभव नहीं है। सुक्रोज को निकालने के बाद एक डार्क कलर का गाढ़ा चिपचिपा ब्लैक और ब्राउन कलर का एक सिरप बचेगा, जिसमें 40% अभी भी सुक्रोज बची हुई है। जब हम सुक्रोज को क्रिस्टलाइन करके निकाल लेंगे, लेकिन उसको निकालने के बाद भी इसमें 40% शुगर बची हुई है, इस सिरप को बोलते हैं मोलेसस। दिस इज कॉल्ड मोलेसस। तो आपसे अगर ध्यान से अगर हम पढ़ें तो हम सुक्रोज से ही बनाने वाले हैं इथाइल अल्कोहल या स्टार्च से, लेकिन उसका सबसे जो मेन हम कह सकते हैं कि आपका सोर्स है वो क्या है, हमारा मोलेसस। इससे हम बनाते हैं। और स्टार्च का सोर्स क्या है, पोटैटो, राइस, मेज, दे ऑल आर द सोर्स ऑफ स्टार्च, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं आपके देखिए, तो कैसे बनाएंगे हम, इसमें पॉइंट ए आएगा। सेकेंड हम देखते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड फॉर इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के लिए कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड क्या क्या हैं। अच्छा, इथाइल अल्कोहल के कुछ और नाम हम बता दें तो इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, एज इट इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग ड्रिंक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ वाइन। एथेनॉल तो नाम ही है। मोस्टली grains are used for making of ethyl alcohol, that's why it is also called grain alcohol. तो spirit of wine
ग्रीन एल्कोहल या आईयूपीएसी नेम आप जानते ही हैं, एथेनॉल। इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो हमारी मेथड है वो है वाई फर्मेंटेशन। वाई फर्मेंटेशन। फर्स्टली सबसे पहले हम बताना चाहेंगे फर्मेंटेशन, इस मेथड का नाम फर्मेंटेशन क्यों आया है। क्योंकि इस मेथड में जो CO2 गैस होती है वो एफरवेसेंस के साथ, बुदबुदाहट के साथ फर्मेंट करती हुई, उबलती हुई नज़र आती है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से हमारा एथाइल एल्कोहल बनता कैसे है? तो देखिए, फर्मेंटेशन से हमारा एथाइल एल्कोहल ग्लूकोज से बनता है, C6H12O6। तो ये है हमारा ग्लूकोज, और ग्लूकोज को आप जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, सोर्स ऑफ जाइमेज एंजाइम इज ईस्ट। ग्लूकोज को अगर आप जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में अगर इसका फर्मेंटेशन कराएंगे तो ये बना देगा आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथाइल एल्कोहल प्लस ये CO2 गैस रिलीज होती है जो कि फर्मेंट करती हुए एफरवेसेंस के साथ निकलती है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ग्लूकोज, अब इसका आप नाम कैसे याद कर सकते हो जाइमेज का? जी से ग्लूकोज, जेड से जाइमेज, GZ। रिएक्शन सीधे आप याद करें, 2C6H12O6 2C2H5OH 2CO2। रिएक्शन बैलेंस से आप काउंट कर सकते हो, 6 कार्बन बोथ साइड, 12 हाइड्रोजन इन बोथ साइड, 6 ऑक्सीजन इन बोथ साइड। एथाइल एल्कोहल। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोज तक कैसे पहुंचा जाता है। ग्लूकोज से एथाइल एल्कोहल कैसे बनाया जाता है? ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम जो इसकी ईस्ट से मिलता है, खमीर से मिलता है, उसकी प्रेजेंस में जब इसका फर्मेंटेशन कराते हैं तो हमें एथाइल एल्कोहल मिल जाता है। और CO2 गैस एफरवेसेंस के साथ निकलती है फर्मेंट करती हुई, इसलिए इस मेथड को बोला गया है फर्मेंटेशन। अगर आप समझना चाहते हैं कैसे CO2 गैस निकलती है तो इसका एक सिंपल तरीका है। जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, स्प्राइट को जब गिलास वगैरह में या किसी बेसन में डालते हैं तो आप देखते होंगे बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है ना, कुछ उसी प्रकार से निकलती है इस मेथड में। लेकिन ग्लूकोज तक कैसे पहुंचा जाए? तो ग्लूकोज तक पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। या तो फर्स्ट है फ्रॉम सुक्रोज, और सुक्रोज का जो सोर्स है यहाँ पर वो होता है मोलेसस। अब मोलेसस क्या होता है? देखिए, जो शुगर कैन होते हैं आपके, उनसे शुगर के क्रिस्टल तक निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो जब शुगर केन से शुगर के क्रिस्टल को निकाल लिया जाता है, उसके लिए पूरी प्रोसेस चलती है, जूस निकालना, फिर प्यूरिफिकेशन, आपकी रिफाइनिंग, दुनिया भर की मेथड है, और फिर बाद में सॉलिडिफिकेशन जिससे क्रिस्टल मिलते हैं हमें। लेकिन जब एक क्रिस्टल निकाल लिया जाता है तो एक डार्क कलर का सिरप बनता है, ब्लैक ब्राउन कलर का। अब इस सिरप को फर्दर हम शुगर फॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अभी भी अराउंड 30 to 40% शुगर है। यही जो डार्क कलर का सिरप होता है विच इज ऑब्टेन आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर स्टिल कंटेन 30 to 40% शुगर, और सुक्रोज इज कॉल्ड मोलेसस। तो देखिए, हम सुक्रोज से कैसे ग्लूकोज बनाएंगे। तो ये हमने लिया सुक्रोज, C12H22O11, ये है हमारा सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वाटर के द्वारा इसका। यहाँ जो एंजाइम है
वो है इन्वर्टेज, इसका भी सोर्स आपका ईस्ट ही है, और यहाँ बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज का, अदर वन इज फ्रक्टोज का। तो आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, एक फ्रक्टोज का। अच्छा, थोड़ा सा हम बता दें कि यहाँ पर जो नाम आया है वो इन्वर्टेज कैसे आया। वो इस प्रकार से आया है कि देखिए, जो सुक्रोज होता है इसका रोटेशन होता है डेक्स्ट्रो, मतलब क्लॉकवाइज, लेकिन जो इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसमें ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो होता है लेकिन फ्रक्टोज आपका लेबियो होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी में। और ये जो रोटेशन होता है आपका लीवियो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, वो इसके डेक्स्ट्रो से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ का जो टोटल रोटेशन हो जाता है वो लीवियो हो जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ एक क्लॉकवाइज था और यहाँ रोटेशन आया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो इन्वर्जन हुआ रोटेशन में, इसी कारण यहाँ पर जो एंजाइम यूज किया गया उसको नाम दे दिया गया इन्वर्टेड, जिसका सोर्स है ईस्ट। अब तो हमने फ्रॉम सुक्रोज मोलेसस और सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया। सुक्रोज कैन ऑल्सो से कैन शुगर, आप इसे कैन शुगर भी कह सकते हो, और इसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया। आप देख सकते हो 12 कार्बन 6 दोनों को दे रही है, 22 और 2 24, 12 दोनों को दे रही है, 11 और 1 6 आपका 12 6 दोनों की। तो अब एक ग्लूकोज मिल गया, इस ग्लूकोज से यहाँ से हम आपका एथाइल एल्कोहल बना लेंगे, मतलब हमें ग्लूकोज चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो गया ग्लूकोज प्राप्त करने का, ठीक है। और इसके बाद आप कौन सी रिएक्शन लिख दोगे, जस्ट सीधे वो वाली लिख दोगे कि पहले हम सुक्रोज से गए ग्लूकोज में और ग्लूकोज से हमने बना लिया था। एक तरीका तो ये हो गया ग्लूकोज तक पहुंचने के लिए। दूसरा तरीका देखते हैं क्या है ग्लूकोज तक जाने का। सेकंड वन, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हम ऊपर लिख देते हैं आपको। सेकंड है फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च। अब स्टार्च के सोर्स क्या हो सकते हैं, पोटैटो, राइस, मेज, दे ऑल आर द सोर्स ऑफ स्टार्च। अच्छा, स्टार्च का फॉर्मूला कई बच्चों को भूलता है, तो हम आपको थोड़ा सा बता दें स्टार्च का फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है। जो स्टार्च है ना वो ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, मतलब अगर आप स्टार्च को डिसोसिएट करेंगे तो जो सबसे छोटी इकाई मिलेगी कार्बोहाइड्रेट में ही वो ग्लूकोज मिलेगी। तो स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से वाटर निकलता जाता है तो एक बहुत बड़ा पॉलीमर बनता है जो कि पॉलीसैकेराइड होता है, वो कहलाता है स्टार्च। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो आप ग्लूकोज से एक वाटर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, चेक करिए, यही बचेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब H2O। तो ये जो फॉर्मूला है इट इज अ फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। लेकिन हमने पहले बताया ये पॉलीसैकेराइड है, मतलब पॉलीमर है, तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, तो एक्चुअली में स्टार्च का फॉर्मूला यहाँ पर ये है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, तो देखिए जब ये पॉलीमर है तो इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगेंगे। एक खास बात जो इसके लिए एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है डाइस्टेज, और इसका सोर्स ईस्ट नहीं है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसका सोर्स है जर्मिनेटेड बार्ली, अंकुरित जौ, ये हैं आपके डाइस्टेज एंजाइम के सोर्स। ये किसका फॉर्मूला है, स्टार्च का, ठीक है। ये हो गया आपका स्टार्च। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ नंबर 2 लगा देते हैं। तो देखिए 6 2 12, 12, 10 2 20 और 2 यहाँ से 22, 22, 5 2 10 और 1 6, सॉरी 5 2 10 और 1 11। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ माल्टोज। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ गया होगा कि सर वही फॉर्मूला सुक्रोज का होता है वही माल्टोज का होता है। हाँ, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं।
12, 22, O11 है ना आपके। लेकिन तीनों की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं या उनकी मोनोमर्स यूनिट होती है वो अलग होती है। जैसे अगर आप सुक्रोज को डिसोसिएट करेंगे बाई हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट, तो वो देता है ग्लूकोज की एक यूनिट और एक फ्रक्टोज की यूनिट। लेकिन माल्टोज को जब आप डिसोसिएट करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तो वहाँ से दोनों यूनिट ग्लूकोज की आएंगी। तो दोनों के मोनोमर्स अलग है, इसलिए स्ट्रक्चर भी अलग होती है। और लैक्टोज को अगर आप करोगे तो एक मिलेगा ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा गैलेक्टोज। उसका भी गैलेक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होती है, सिमिलर ग्लूकोज, लेकिन रोटेशन में चेंज होता है। तो साधारण भाषा में हम बता दें, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन इनसे जो यूनिट्स मिलती हैं मोनोसेकेराइड की वो अलग अलग हैं। तो स्टार्च को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको मिलता है माल्टोज। फिर एक क्वेश्चन आता है, सर आपने कहा था कि ये तो ग्लूकोज का पॉलीमर है। हाँ, ग्लूकोज तक पहुंच जाएंगे, अभी सबसे छोटे में थोड़ी पहुंचे हैं हम। अब माल्टोज को अगर हाइड्रोलाइज कर देंगे हम तो हमें ग्लूकोज मिल जाएगा, मतलब स्टार्च फाइनली ग्लूकोज में जाएगा। और ग्लूकोज से हमें एथाइल अल्कोहल कैसे बनाना है वो वहाँ पर लिखा हुआ है। एक चीज़ अभी आप देखें तो रिएक्शन बैलेंस कर लें हमने लिखा 12, 22, 10 और 1, 11 पर कितने नंबर हैं n, तो यहाँ लगेगा n। तो अभी हम माल्टोज तक पहुँचे, ग्लूकोज तक नहीं पहुँचे हम। अब माल्टोज से हम ग्लूकोज में पहुँच जाएंगे। देखिए तो पहले अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन से ग्लूकोज तक पहुँचेंगे फ्रॉम सुक्रोज, तो फिर हमें लास्ट में यही रिएक्शन लिखनी है इसके जस्ट बाद। अब देखिए क्या करेंगे हम, माल्टोज के मॉलिक्यूल्स उठाएंगे, C12, H22, O11, ये हो गया हमारा माल्टोज। और इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। देखिए जो माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करता है, द एंजाइम इज माल्टेज एंड इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से ऑब्टेन होता है। तो देखिए यहाँ पर C6H12O6 प्लस C6H12O6। कुछ समय पहले ऐसी एक रिएक्शन लिखी थी हमने जिसमें ये फॉर्मूला लिखा था, लेकिन उसके नीचे लिखा था सुक्रोज। तो वहाँ एक यूनिट ग्लूकोज की बनती थी, लेकिन एक यूनिट दूसरी यूनिट जो बनती थी फ्रक्टोज। लेकिन माल्टोज जो दोनों यूनिट बनाता है ये दोनों ही ग्लूकोज की होती है। बोथ यूनिट्स आर ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों ही यूनिट्स किसकी होती हैं आपकी ग्लूकोज। ऑब्वियस यहाँ से आप इसके बाद जस्ट ये रिएक्शन लिख दीजिएगा, ग्लूकोज से हमारा एथाइल अल्कोहल इस प्रकार से बन जाएगा। तो हम सिंपल भाषा में कह दें, हमें सबसे पहले ग्लूकोज तक जाना है और फिर ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल ऐसे बना लिया जाएगा। स्टार्च से माल्टोज, माल्टोज से 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को लेंगे और एथाइल अल्कोहल बना देंगे। अच्छा कन्वर्जन आता है अगर एक नंबर में तो सब यहाँ से आता है, सीधे लिखा जाता है कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथाइल अल्कोहल। और एक नंबर में ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, उसमें भी ये है आपका, वहाँ पर ये पूछा गया है विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथाइल अल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, जाइम में ट्रिक कहते हैं GZ, G से ग्लूकोज, Z से। अच्छा स्टार्च को कौन कन्वर्ट करता है डाइस्टेज, तो इसको कैसे याद रखते हो, SD कार्ड डालते हो ना आप लोग स्टोरेज डिवाइस, कहाँ पर अपने मोबाइल में, तो S से स्टार और D से डाइस्टेज। माल्टोज का याद करने की जरूरत नहीं है, माल्टोज, माल्टेज, ठीक। अधिकतर एंजाइम्स के नाम के लास्ट में एज लगता है, एज, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। फेवरेबल कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन, तो सबसे पहले देखिए सीधे सीधे लिखना है, छोटी छोटी सी हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम का मतलब होता है उपरयुक्त। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि होना चाहिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो पहली कंडीशन है ऑप्टिमम टेम्परेचर। सेकेंड, एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए,
absence of air, थर्ड जो सल्यूशन का फर्मेंटेशन करा रहे हैं वो पतला होना चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत कम होना चाहिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन होना चाहिए बिटवीन 8 to 10%, बहुत पतला होना चाहिए। एंड फाइनली ईस्ट हमारे जिंदा रहें और लगातार ग्रोथ करते रहें, बढ़ते रहें, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहे, तो उनको भोजन दिया जाता है। तो यहाँ पर ईस्ट का फूड होना चाहिए। ईस्ट फूड के फॉर्म में हम लेते हैं अमोनियम सल्फेट या फिर लेते हैं अमोनियम फॉस्फेट। ये आपकी इतनी कंडीशन हो गई, फेवरेबल कंडीशंस। चलिए अब आज के लिए इतनी रखते हैं, कल करते हैं बाकी। पढ़ लो पहले इसको एक बार, तुरंत कॉपी बंद मत करो, एक बार पढ़ लो, कहीं भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो पूछ लो।